डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही ये बात समझी है कि जो एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो डिटरमाइन होती है, उसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और उन फैक्टर्स में जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तस्वुर किए जाते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डिमांड है, वो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स हैं एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इससे पहले जो है हमने ये दो फैक्टर्स ये कवर किए, इनको डिस्कस किया। जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब प्राइस में चेंज होगा तो उसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ एक्स में किस किस्म की तब्दीली आ सकती है। तो वो पॉसिबिलिटी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिस्कस करते हैं। दूसरा जो हम मेजरमेंट करते हैं, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स जब चेंज होंगे तो उसकी वजह से कितना क्यूएक्स में चेंज आएगा, तो वो हमने क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मेजरमेंट और कंसेप्ट में डिस्कस किया, अंडरस्टैंड किया। आज जो हमारा फोकस होगा वो हमारा जो तीसरा फैक्टर यहां पे है वाई, यानी कि इनकम। पहले मैं आपके लिए ये क्लियर कर दूं कि यहां पे हम इनकम तो आई से आता है, लेकिन हम वाई का यहां पे अल्फाबेट क्यों यूज करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में हम आई इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अभी अगर हम इनकम के लिए भी आई लेंगे तो काफी सारी जगहों पे हमारे लिए दिक्कत पैदा होगी, मुश्किल पैदा होंगी जब आई यूज होगा, क्योंकि हम पूरे क्लियर नहीं होंगे कि आई इन्वेस्टमेंट के लिए है या आई इनकम के लिए है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इनकम के लिए वाई अल्फाबेट यूज करते हैं। एनीवे, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, वाई इज फॉर इनकम। तो आज जो हमारा फोकस होगा वो इस चीज पे होगा कि अगर y में कोई चेंज होगा तो इसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ x में भी जाहिर सी बात है चेंज आ सकता है। हमारी इनकम जब चेंज होती है तो इट इज पॉसिबल कि हमारी डिमांड एक खास प्रोडक्ट के लिए भी चेंज होगी। तो ये पॉसिबिलिटीज जानने के लिए कि चेंज किस किस किस्म का आ सकता है और फिर उन चेंजेस को मेजर करने के लिए हम जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कांसेप्ट है वो पढ़ते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब यह है कि अगर आप इनकम में, एक कंज्यूमर के इनकम में चेंज करेंगे तो उसकी वजह से जो है क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, हम यहां पे वो प्रोडक्ट एक्स समझते हैं, तो उसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ एक्स में चेंज आ सकता है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इस प्रोसीजर में, इस टेक्निक में हमें ये सिखाया जाता है कि ये चेंज हम कैसे मेजर करेंगे, यानी कि एक्स में चेंज आ रहा है और वाई में जो चेंज आ रहा है इसको हम कैसे मेजर करेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पर जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर किया, फिर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर किया, इसी तरह जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हम मेजर करते हैं। तो इसकी जो फॉर्मूला है, सिंपल जो डेफिनेशनल फॉर्मूला है वो ये है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहां पे मैं लिखूंगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए ई वाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन y, तो y फॉर इनकम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन इनकम की वजह से कितनी परसेंटेज चेंज आती है इन द क्वांटिटी ऑफ x। तो ये हमारी डेफिनेशन है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, लेकिन उससे पहले हमारा फोकस रहेगा जो फॉर्मूला है हमारी, और उस फॉर्मूला से कौन सा फाइनल एक्सप्रेशन हम हासिल करते हैं जिसके जरिए से हम फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर कर सकते हैं। देखिए, ये हमारी डेफिनेशनल फॉर्मूला है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बराबर है किसके? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वाई। वाई यहां पे हमारा इनकम है, यानी कि इनकम चेंज होने से परसेंटेज वो देखेंगे परसेंटेज में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी आती है। तो अभी अगर इसको हम मोर टेक्निकली लिखेंगे, इलॉबरेट करेंगे, तो जो हमारा न्यूमरेटर है, यानी कि ये जो पोर्शन हमारा है
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एक्स इनटू 100। तो ये हमारा बनता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स। सिमिलरली जो हमारा यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन वाई यानी कि इनकम, वो हम लिखेंगे चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय इनिशियल इनकम इनटू 100। तो ये हमारा परसेंटेज चेंज इन इनकम बनता है। तो ये न्यूमरेटर के लिए है, ये डिनोमिनेटर के लिए है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे न्यूमरेटर में भी 100 है और डिनोमिनेटर में भी 100 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो हमारा जो एक्सप्रेशन रहता है वो इतना ही रहता है, परसेंटेज चेंज इन क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। तो ये मैंने यहां पे लिखा चेंज इन क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स। फिर यहां पे है होल डिवाइडेड, तो यहां पे मैंने ये ऐसे लिखा डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय वाई। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के लिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हम ऊपर लिखेंगे और बाद में ये जो हमारी एग्जांपल्स है इनको हम इस एक्सप्रेशन के जरिए से, इस फॉर्मूला के जरिए से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम अपनी एग्जाम्पल जो है वो यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए आप यहां पे ध्यान रखिएगा, ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी है और ये हमारा इनिशियल जो इनकम लेवल है ये वो है। 10 कमोडिटी की डिमांड होती है जब हमारी इनकम जो है 1000 रुपीज थी या $1000 थी। तो अगेन आप ये याद रखिएगा कि पहली इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 10 और इनिशियल इनकम कितनी है वो 1000 है। तो अभी हम इसमें चेंज लाएंगे, हम इनकम में चेंज लाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो क्वांटिटी में चेंज आएगी उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बनती है। तो पहले क्या हम करेंगे कि हम जो है इनकम में जो चेंज लाएंगे वो यूनिफॉर्म चेंज होगा, यानी कि यहां पे मैंने 5 एग्जांपल्स ली हैं। तो 5 जो एग्जाम्पल्स हमारी है इन सब में हमने जो इनकम है इसको 500 रुपीज से इंक्रीज किया है। देखिए यहां पे हमारी इनकम कितनी है वो 1500 है, पहले 1000 थी तो 500 इंक्रीज हुआ, यहां पे भी 500 इंक्रीज हुआ, यहां पे भी। तो हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है, बाद में इसको इसके साथ कंपेयर करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमारे पास ये 5 पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल जो है हम पहली पॉसिबिलिटी पे फोकस करेंगे। हमारी इनिशियल क्वांटिटी है 10, हमारी फाइनल क्वांटिटी है 12। ये क्वांटिटी क्यों इंक्रीज हो गई? क्योंकि यहां पे जो है हमारी इनकम भी इंक्रीज होती है बाय 500। हमारी इनकम 1000 से 1500 पर जाती है। तो अगर हम यहां पे पहले केस के लिए या पहली एग्जांपल के लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करेंगे, ये हमारी फॉर्मूला है। हमने ये देखना है कि इसमें यानी कि क्वांटिटी ऑफ एक्स में कितना परसेंटेज चेंज आया, उसको डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी में कितना इजाफा हुआ। यहां पे 10 था, अब ये 12 हो गया, तो 2 यूनिट्स का इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी में। तो यहां पे चेंज इन क्यूएक्स कितना हुआ, वो 2 यूनिट्स है, वो मैंने यहां पे लिखा। इनिशियल जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, वो 10 यूनिट्स थी, तो मैंने यहां पे 10 यूनिट्स लिखा। तो यहां पे आइए, जो इनकम में इजाफा हुआ वो कितना हुआ, हम 1000 से 1500 तक आ गए, तो 500 का इजाफा हुआ, वो मैंने यहां पे लिखा चेंज इन वाई, राइट। इनिशियल जो इनकम थी वो कितनी थी, वो 1000 थी, तो वो मैंने यहां पे लिखा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बनता है, ये हमारे वैल्यूज हैं जो हमने इस फॉर्मूला में अभी एडजस्ट किए, वो वैल्यूज हैं। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 2/10 कितना हुआ, वो हुआ 2 1 2 5, तो 1/5 हुआ, वो मैंने यहां पे लिखा। 500 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हुआ, वो हुआ 1/2, राइट। सो वी हैव 1/5 होल डिवाइडेड बाय 1/2। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां 1/5 डिवाइडेड बाय 1/2 है, लेकिन हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये बनेगा 1/5 इंटू 2/1। डिवीजन में ये था 1/2, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इसका इनवर्स आएगा, वो है 2/1।
हमारा एक्सप्रेशन ये बनता है 1 इंटू 2 वो हुआ 2 एंड 5 इंटू 1 वो हुआ 5। तो 2/5 हमारा वैल्यू आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना बनेगा, वो बनता है 0.4। तो अभी हम यहां पे लिखेंगे, या याद रखिएगा यहां पे हम लिखेंगे इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है वो है लेस देन 1। अब इसका मतलब क्या है, 0.4 का मतलब क्या है? 0.4 का मतलब यह है कि अगर आप 1% से इनकम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड 0.4% से इंक्रीज हो रही है, यानी कि लेस देन 1% से इंक्रीज हो रही है। अभी हम अपनी दूसरे एग्जाम्पल लेंगे, ये आप फोकस कीजिए। इनिशियल क्वांटिटी है 10, फाइनल है 15। इनिशियल इनकम है 1000, फाइनल है 1500। तो ये जो सेम रहेगा पहले एग्जाम्पल में जैसा था वैसे ही यहां पे रहेगा। अभी हमने फोकस करना है यहां पे कितना इंक्रीज हुआ। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की फॉर्मूला हमें बताती है कि आपने पहले देखना है चेंज इन क्यूएक्स। चेंज इन क्यूएक्स कितना है, 10 था 15 बन गया, तो 5 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ, तो मैंने वो 5 यहां पे लिखा। इनिशियल जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, वो थी 10, तो मैंने यहां पे 10 लिखा। तो 5/10 हुआ हमारा एक्सप्रेशन। और ये एक्सप्रेशन हमने पहले भी देखा, 500 डिवाइडेड बाय 1000। 500 इंक्रीज है और जो ओरिजिनल वैल्यू था वो 1000 था, तो वो मैंने यहां पे लिखा। अब 5/10 कितना हुआ, 5 1 जार 5 2 जार, तो 1/2 आ गया, 1/2। और ये भी कितना है, 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये भी 1/2 आ रहा है, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो अभी हम अगेन इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये वाला जो पार्ट है, तो वो क्या बनेगा, 1/2। ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसका इनवर्स हम यहां पे लेंगे क्योंकि हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बनेगा 2/1। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 वो क्या बनता है, 1 इंटू 2 2 हुआ, 2 इंटू 1 2 हुआ, तो 2/2। तो वैल्यू क्या निकलता है, वैल्यू 1 निकलता है। तो यहां पे मैं वैल्यू 1 लिखूंगा, राइट। सो इट इज इक्वल टू, यहां पे मैं 1 लिखूंगा स्ट्रेट अवे। अब यहां पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, देखिए ये हमें बताता है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये हमें बताता है यहां पे कि अगर आप 1% इंक्रीज करेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर में, तो एट दैट टाइम देयर विल बी 1% इंक्रीज, यानी हर 1% इंक्रीज इन इनकम से 1% इंक्रीज हो रहा है किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी बाय द कंज्यूमर में। अब हम अपना तीसरा केस यहां पर लेते हैं जहां पे हमारी क्वांटिटी 20 बनती है और हमारी इनकम 1500 बनती है। तो अभी हमने ये फोकस करना है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स में कितना चेंज आ रहा है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये 10 इनिशियल है, 20 फाइनल है, तो 10 का इजाफा इसमें हुआ, तो वो 10 यहां पे मैंने लिखा। और इनिशियल जो क्वांटिटी थी वो 10 थी, तो हमारा डिनोमिनेटर यहां 10 आ रहा है, तो 10/10। और राइट साइड में 500/1000 जो इससे पहले भी हमने देखा 2 बार। तो 10/10 कितना हुआ, 1/1। और ये कितना हुआ, 500/1000, 1/2। तो 1/1 इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे डिवीजन को, तो ये 1/2 है यहां पे 2/1 बनेगा। तो हमारा जो वैल्यू यहां पे आता है वो है 2 into 1 and 1 into 1, वो हुआ 2/1 and that is equal to 2। तो हमारे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू जो यहां पे निकलता है that is 2। तो यहां पे मैं 2 लिखूंगा इसका वैल्यू, और इन जनरल हम कह सकते हैं कि इट इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इलास्टिसिटी का वैल्यू जो है दैट इज ग्रेटर देन 1। तो अभी तक 3 हमारे यहां पे आ रहे हैं पॉसिबिलिटीज, लेस देन 1, 1 एंड ग्रेटर देन 1। अभी 2 पॉसिबिलिटीज और है हमारे पास। हमारी जो 4th एग्जाम्पल यहां पे है, वहां पे हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड का वैल्यू है वो 10 है। पहले भी 10 है, अब भी 10 है, लेकिन जो इनकम में इजाफा हो रहा है फ्रॉम 1000 टू 1500। तो अभी हम यहां पे ये देखेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू कितना यहां पे निकलता है। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, अभी हम ये वैल्यूज इसमें डालते हैं। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स कितना है, पहले भी 10 था, अब भी 10 है, तो देयर इज नो चेंज। तो हमारा वैल्यू जो यहां पे आएगा वो होगा 0, क्योंकि चेंज 0 है। तो यहां पे हमारा वैल्यू 0 आता है, लेकिन इनिशियल वैल्यू कितना है, वो 10 है, तो नीचे हम 10 लिखेंगे।
इनकम साइड पे देखिए ये चेंज इन इनकम कितना है 500 और इनिशियल इनकम कितना है वो है 1000, पहले भी यही था। लेकिन यहां पे मसला ये है कि 0 डिवाइडेड बाई एनी वैल्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 10 जो है वो 0 होगा, वो यहां पे 0 आ रहा है। और यहां पे ये 500 डिवाइड बाई 1000 इट इज इक्वल टू 1/2, 1/2। लेकिन ओवरऑल जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 1/2 विल बी इक्वल टू 0 अगेन। तो हम यहां पे लिखेंगे वैल्यू कितना 0, तो यहां पे भी हम वैल्यू 0 लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, जो ये 2 यहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि अगर हम 1% इंक्रीज करेंगे इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर तो 2% चेंज आएगा इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है। लेकिन यहां पे कितना वैल्यू है 0, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप इंक्रीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1% इंक्रीज कर रहे हैं या कितना भी इंक्रीज कर रहे हैं इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एट दैट टाइम देयर इज नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की डिमांड है ऑन पार्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो इसलिए यहां वैल्यू जो है वो 0 होगा। अब हम अपनी फाइनल एग्जांपल पे यहां पे आते हैं। देखिए इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 10, फाइनल कितनी है 5, इनिशियल इनकम कितनी है 1000, फाइनल कितनी है 1500। तो जो हमारी क्वांटिटी में यहां पे चेंज है, चेंज इन क्यूएक्स, वो कितना है 10 से हम आ रहे हैं 5 पे, दैट मीन्स की हमारी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है बाय 5 यूनिट्स, तो चेंज है -5। इसलिए हमारी इनिशियल क्वांटिटी क्या है 10, वो मैंने यहां पे लिखा 10, और जो इनकम साइड है वहां पे हमारे वैल्यूज होंगे 500 डिवाइडेड बाय 1000, जो कि इससे पहले भी हमने देखा। तो यहां पे अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे वो बनेगा 5 1s are and 5 2s are, तो 1/2 यहां पे मैंने लिखा है -1/2, और 500 डिवाइड बाय 1000 ये भी 1/2 बनेगा। तो यहां पे हमारा एक्सप्रेशन बनता है 1/2 इंटू 2/1। 2/1 क्यों बनेगा, क्योंकि हमने यहां पे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बनता है। तो अब आप देखिए 2 इंटू 1 कितना हुआ, वो हुआ -2, और 2 इंटू 1 कितना हुआ, वो हुआ 2, तो 2/2 इज इक्वल टू 1, लेकिन यहां पे जो साइन है वो माइनस है यहां पे, तो हमारा वैल्यू जो यहां पे आता है वो है -1। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू यहां पे माइनस है, या लेस देन 0 भी हम यहां पे लिख सकते हैं। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज है। अगर हम इनकम को इंक्रीज करेंगे तो थ्योरेटिकल आप फिलहाल कह सकते हैं कि ये हमारी पॉसिबिलिटीज है कि क्वांटिटी ऑफ एक्स के साथ क्या हो सकता है, कौन कौन सी तब्दीलियां इसमें मुमकिन है। तो ये हमने यहां पे देखा, और हमारे पास जो है कम से कम 5 टाइप्स ऑफ केसेस यहां पे बनते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। अभी हम इनको पहले समराइज करेंगे। देखिए पहला जो हमारा केस है वो है 0.4, यानी कि लेस देन 1 जो है इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहां पे आ रहा है। दूसरे केस में 1 है वैल्यू, यानी यूनिटरी इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको हम कहेंगे। यहां पे जो है वैल्यू आ रहा है वो 1 से ज्यादा आ रहा है, यहां पे वैल्यू 0 आ रहा है, यहां पे वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा है। इन 5 केसेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो इलास्टिसिटी है क्योंकि ये 1 से कम है, इसको हम लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं। यहां पे वैल्यू 1 है तो इसलिए हम इसको यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं। यहां पे चूंकि वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसलिए हम इसको हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह सकते हैं। यहां पे वैल्यू 0 है तो 0 इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे, और यहां पे जो हमारा वैल्यू है वो नेगेटिव है तो हम कहेंगे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो हमने 5 केसेस ऑफ इलास्टिसिटी अभी ऑब्जर्व किए, उनको हम 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है पॉजिटिव की, चाहे इलास्टिसिटी का वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, तो वो सब प्रोडक्ट्स जो है जो पॉजिटिव केस में आते हैं, यानी कि जिनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है, तो उनको हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स कहते हैं। अगेन मैं ये बात कहूंगा कि जहां पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव होगी, यानी कि अभी आप इंक्रीज कर रहे हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर में,
तो उसकी वजह से जो डिमांड ऑन पार्ट ऑफ द कंज्यूमर है वो भी इंक्रीज हो रही है, चाहे कम हो रही है चाहे ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो उन प्रोडक्ट्स को जो इस इलास्टिसिटी के स्लैब में आएंगे उनको हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब जो जहां पे वैल्यू जीरो होगा, यानी कि आप इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उनको हम अनरिलेटेड कहेंगे। यानी ये प्रोडक्ट जो है ये अनरिलेटेड है, ये वो प्रोडक्ट्स है जिन पे इनकम इंक्रीज करने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। और फाइनली हमारे नेगेटिव वैल्यूज आते हैं कभी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए, जहां पे हम इनकम तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन एक प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसमें हम डिक्रीज ऑब्जर्व कर रहे हैं व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो उन प्रोडक्ट्स को हम इंफीरियर कहते हैं। अक्सर आप जो इकोनॉमिक्स की बुक्स या ऑब्जेक्टिव्स जो आप फेस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एकेडमिक एग्जाम्स में, वहां पे हम नॉर्मल और इंफीरियर प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करते रहते हैं। तो नॉर्मल प्रोडक्ट्स वो हैं जहां पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है, इंफीरियर प्रोडक्ट्स वो है जहां पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव है। तो अभी हम यहां पे फोकस करेंगे और पहले हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स की बात यहां पे करेंगे। देखिए जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, अब उनके दो कैटेगरीज हो सकते हैं, वो जहां पे इलास्टिसिटी मोर देन 1 है और वो जहां पे इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। तो पहले हम लेस देन 1 की बात करेंगे, ये वाला केस। देखिए अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपका अगर स्टेपल कोई फूड है, जैसे कुछ इलाकों में व्हीट यूज हो रहा है, आटा यूज हो रहा है, और कुछ इलाकों में राइस यूज हो रहा है, या कुछ इलाकों में सी फूड जो है वो यूज होता है, तो ये लोगों का स्टेपल फूड होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम राइस यूज करते हैं और हमारी इनकम में इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे जो राइस की क्वांटिटी है उसमें हम ज्यादा इजाफा भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हम स्टेपल फूड लेते हैं वो हम सफिशिएंट क्वांटिटीज में लेते हैं, तो उसमें अगर इंक्रीज होगा भी वो काफी कम इंक्रीज होगा। तो इसलिए ये नेसेसिटीज के लिए होता है, यानी कि जहां पे आप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसका वैल्यू 0 to 1 देखेंगे, ये अक्सर वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो नेसेसिटीज में आते हैं, जो काफी जरूरी होते हैं इंसानों के जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट हमारा केस नॉर्मल प्रोडक्ट्स में आता है जहां पे हमारी इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी। तो ये वो प्रोडक्ट्स अक्सर है जहां पे इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन हमारी डिमांड जो है इन प्रोडक्ट्स के लिए काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो इनको हम लग्जरी आइटम्स कहेंगे, या इनको हम सुपीरियर गुड्स भी कहते हैं, या फिर अप मार्केट गुड्स कहते हैं। 3 टर्म्स यूज होती है, लग्जरी गुड्स, सुपीरियर गुड्स और अप मार्केट गुड्स। तो डेफिनेशन के हिसाब से लग्जरी गुड्स कौन से हैं? ये वो गुड्स हैं जहां पे इनकम इलास्टिसिटी का वैल्यू मोर देन 1 है, या जहां पे हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू हम पाते हैं, यानी कि इन प्रोडक्ट्स के लिए। तो जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स जो सुपीरियर प्रोडक्ट्स है या लग्जरी आइटम्स है, उनमें आता है जो हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स ना हो, जो नेसेसिटीज में ना आते हो, जैसे हम ब्रांड प्रोडक्ट्स जो हम यूज करते हैं वो यूजुअली नॉन एसेंशियल होते हैं, लेकिन हम ब्रांड सेंसिटिव तब बनते हैं जब हमारी इनकम थोड़ा इंक्रीज होने लगती है या ज्यादा इंक्रीज होती है, तो हम ब्रांड कॉन्शियस बनते हैं। इसी तरह हम ज्वेलरी का यूज करते हैं, तो जो लोग जिनके पास इनकम ज्यादा हो वो अपनी इनकम का अच्छा इस्तेमाल जो है वो ज्वेलरी या डेकोरेटिव आइटम्स पे करते हैं, या वो लग्जरी जो कार्स व्हीकल्स लाते हैं, बड़ा हिस्सा जो इनकम का है जो उनको एडिशनल मिलता है वो खर्च करते हैं किस पे? लग्जरी आइटम्स पे। तो उधर हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मोर देन 1 होती है या काफी हाई होती है, तो ये लग्जरी आइटम्स के लिए होगा। तो ये अनरिलेटेड है, तो ये इजी समझना है। तो अब हमारा जो थर्ड कैटेगरी है वो हमारा यहां पे रहता है नेगेटिव, जहां पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो, जिनको हम इंफीरियर प्रोडक्ट्स कहते हैं। द इंफीरियर प्रोडक्ट्स को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं जिनसे हम आसानी से ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ट्रैवल करते हैं और आप रेलवे के जरिए से ट्रैवल करते हैं, तो अभी अगर आपकी इनकम में जो है वो इंक्रीज होगा और काफी इंक्रीज होगा, तो शायद आप जो है
अब बाय एयर ट्रैवल करेंगे, आप जो है हवाई जहाज का अब इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जो डिमांड रेलवेज के लिए है वो डिक्रीज हो गई, हालांकि आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई। तो कभी कभार क्या होता है कि आप एक चीज को यूज करते होते हैं, लेकिन एज योर इनकम इंक्रीजेस, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप उसका यूज करना या तो कम करते हैं या फिर छोड़ देते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को हम इंफीरियर प्रोडक्ट्स कहेंगे। अब यहां पे इंफीरियर का मतलब कोई इंग्लिश वाला इंफीरियर एक्चुअली नहीं है, या फिर जो हम आमतौर पर लफ्ज इंफीरियर यूज करते हैं वो नहीं है, यानी कि ये क्वालिटी के हिसाब से इंफीरियर हो या किसी, नहीं, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड है। आपको जो लगता है कि आपकी इनकम इंक्रीज होने की वजह से आपको कोई चीज छोड़नी पड़ेगी या छोड़ देनी चाहिए और दूसरी चीज को उसके बदले में यूज करना चाहिए या एज ए सब्स्टिट्यूट उसके लिए यूज करना चाहिए, तो उस चीज को जो आपने छोड़ दी उसको हम इंफीरियर कह सकते हैं। इसी तरह कोई इंसान जो है, कोई बंदा जो है वो रेंट पे रहता हो, वो रेंटेड जो बिल्डिंग है उसका यूज करता हो, अगर अब उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई, वो रेंटेड बिल्डिंग को छोड़ के जो है अपना मकान खरीदेगा, तो ये रेंट पे जो इसने सर्विस ली थी एक बिल्डिंग की, इसको एट दैट टाइम हम इंफीरियर प्रोडक्ट कहेंगे। इसी तरह सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स का हम यूज करते हैं, तो अगर एक इंसान की अब इनकम इंक्रीज होगी, तो ये हमेशा कानून नहीं है कि आपकी इनकम इंक्रीज हो गई तो आप हर किसी प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज करेंगे, नहीं, जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स का, चाहे वो व्हीकल्स है, चाहे वो क्लोथ्स है, चाहे वो फर्निशिंग या कोई और चीज है, तो आप उनका अब कम इस्तेमाल करते हैं या उनका इस्तेमाल छोड़ देते हैं। तो आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन आपकी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट क्या है, वो डिक्रीज हो रही है। तो उन सब प्रोडक्ट्स को जहां पे आपके इनकम इंक्रीज होने की वजह से डिमांड डिक्रीज हो रही है, उन सब प्रोडक्ट्स को हम इंफीरियर प्रोडक्ट्स कहेंगे। जो हमारा फाइनल कंपोनेंट है आज के डिस्कशन का इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, वो ये है कि अगर हम ग्राफिकली ये डिपिक्ट करना चाहते हों कि जो मुख्तलिफ हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वैल्यूज देखें, अगर उनको हम ग्राफिकली दिखाना चाहते हो तो हम कैसे दिखाएंगे। देखिए यहां पे हमने एक ग्राफ बनाया है, तो इस साइड से क्वांटिटी है और इस साइड से हमारी जो है इनकम है, राइट। तो इससे पहले क्या हुआ करता था, यहां पे क्वांटिटी होती थी, यहां पे प्राइस हुआ करता था, या यहां पे क्वांटिटी होती थी एक्स की, यहां पे क्वांटिटी होती थी वाई की। तो ये याद रखेगा कि ये वाई है, ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर है। अभी हम क्या देखते हैं, अभी हम ये देखते हैं कि यहां यूनिट्स है 1 2 3 4, तो परसेंटेज वाइज हम लेंगे, तो यहां भी 1 2 3 4 परसेंटेज वाइज हम लेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम पॉइंट ए पे थे, तो यहां का वैल्यू भी 1 था, यहां का वैल्यू भी 1 था, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट बी पे, इनकम इंक्रीज हो रही है, ये इनकम है, ये 1 से 2 पे चली गई, लेकिन यहां से जो वैल्यू ऑफ कंजप्शन है वो भी 1 से 2 पे चला गया। तो ये हम इस पॉइंट पे आते हैं, तो यहां से अगर हम इसको ऐसे मिला सकते हैं। इसी तरह अगर इनकम फर्दर इंक्रीज हो गई फ्रॉम 2 to 3, तो यहां से कंजप्शन भी 2 to 3 इंक्रीज हो रही है परसेंटेज वाइज, तो हम यहां पे पहुंच रहे हैं। तो ये जो यहां पे ग्राफ बन रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये 45 डिग्रीज है, राइट। ये 45, तो ये बिल्कुल बीच में से निकल रहा है। ये ग्राफ हमें क्या बताता है, ये ग्राफ हमें ये बताता है कि जितना यहां से इनकम में इंक्रीज हो रहा है, उतना यहां से क्वांटिटी डिमांडेड में भी इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज वाइज। तो ये जो हमारा ग्राफ है, इसलिए ये यहां पे इलास्टिसिटी यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। ये यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहां पे इशू है, यहां पे टाइप है। लेकिन जो हमारे दूसरे अब टाइप्स है, जैसे कि लेस देन फॉर एग्जांपल 1 है, वो हम कैसे दिखाएंगे, वो हम ऐसे दिखाएंगे, कोई भी एरिया इस साइड पे जो है वो लेस देन 1 हमें दिखाएगा। वो कैसे हमें पता चलेगा, देखिए अगर अभी हम इस पॉइंट पे है, राइट, और यहां से अगर हम यहां से चले जाएंगे, तो गौर से देखिए इनकम में इंक्रीज हुआ, यहां से यहां तक इस पॉइंट पे आ गए, लेकिन जो क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ वो 2 तक नहीं गया। इनकम में तो 2 तक इंक्रीज हो गया, लेकिन क्वांटिटी में इंक्रीज नहीं हुआ। इसी तरह हम यहां पे पहुंचेंगे, हम 3 पे पहुंच गए, किस लेवल के किस साइड पे, जो इनकम का साइड है, लेकिन यहां पे जो
हमारी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है वहां पे अभी हम 2 के ही नजदीक है, अभी हम 2.5 भी नहीं पहुंचे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनकम तो इंक्रीज हो रही है बाय 1%, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो रही है लेकिन बाय लेस देन 1%। तो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इसको मैं डिजिग्नेट करता हूं, ये जो एरिया है यहां से यहां तक, तो कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे यहां से यहां तक तो उसका वैल्यू लेस देन 1 होगा, हालांकि 0 नहीं होगा जब तक कि ये पूरा वर्टिकल नहीं बनेगा, राइट। तो ये एरिया में अगर आप कोई भी लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो वो लेस देन 1 वाला केस होगा। इसी तरह अगर आप एक लाइन डालेंगे फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक, तो इसमें अब क्या देखते हैं, देखिए यहां पे आपका 1 का इंक्रीज हो गया, राइट, लेकिन यहां पे 0.5 का ही इंक्रीज हो गया, यानी कि 0.5 इनकम इंक्रीज होने की वजह से 1% इंक्रीज हुआ क्वांटिटी ऑफ एक्स कंज्यूम करने में, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इनकम में कम इंक्रीज हो रहा है लेकिन कंजप्शन में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला केस जो है दैट इज ग्रेटर देन 1 और ये वाला केस जो है दैट इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये 3 केसेस हमारे आ गए। अभी हमारे पास अब सिर्फ 2 केसेस है जो हमने देखने हैं। ये जो है ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, तीनों हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, पॉजिटिव गुड्स है। एक इनमें से जो है वो जो ये वाला है वो सुपीरियर प्रोडक्ट है, वो लग्जरी आइटम है, ये लग्जरी प्रोडक्ट्स है, ये नेसेसिटीज है। जितना हम इस साइड पे जाएंगे वो नेसेसिटीज दिखाएगा। तो ये बस एक बेंचमार्क है, ये एक डिवाइडिंग लाइन है, ये हमें बताता है कि जितना आप लेफ्ट साइड जाओगे तो वो ये नेसेसिटीज है, राइट साइड जाओगे तो लग्जरी आइटम्स है, राइट। अभी अगर हमने 0 दिखाना हो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू, तो वो हम कैसे दिखाएंगे, यहां पे हमारी इनकम है, यहां पे हमारी क्वांटिटी ऑफ एक्स है, तो हम एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन यहां पे डालेंगे, शायद ये पूरी परपेंडिकुलर ना बने। तो ये जो लाइन है ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि देखिए ये y के वैल्यूज हैं, y में तो इजाफा हम देख रहे हैं फ्रॉम 0 टू दिस देन फर्दर दिस, ठीक है, लेकिन यहां पे क्वांटिटी में हम इजाफा नहीं देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्वांटिटी लिखेंगे QA, तो ये QA पे रह गया, तो इसमें क्वांटिटी में कोई इजाफा नहीं हम देख रहे हैं। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू जो यहाँ पे है वो 0 यहाँ पे बनता है। तो फाइनल जो हमारा रहता है वैल्यू वो है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हम ऐसे दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पॉइंट A लेंगे और फिर पॉइंट B लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंजप्शन है Q फॉर एग्जाम्पल L और यहाँ पे इनकम है YL, ठीक है। तो अभी आगे बढ़िए, इनकम बढ़ाइए, इनकम हमने बढ़ाई YM और ये जो क्वांटिटी है वो है QM, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, यहां से यहां तक क्वांटिटी में डिक्रीज हो गया, हालांकि यहां से यहां तक क्वांटिटी इनकम में इंक्रीज हो गया था। तो ये जो केस हमारा है, ये वाला केस तो 0 वाला है केस है, लेकिन ये वाला केस जो है ये नेगेटिव केस है, राइट। तो ये हमारा डिस्कशन था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। ख्याल रखिएगा इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है नॉर्मल प्रोडक्ट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स एंड इंफीरियर गुड्स का। तो वो आप याद रखेंगे कि नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं वो जहां पे पॉजिटिव वैल्यू होगा, लग्जरी वो होते हैं जहां पे इलास्टिसिटी मोर देन 1 है या हाई इलास्टिसिटी है, और जो हमारे इंफीरियर प्रोडक्ट्स है वहां पे इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बिल्कुल जैसे डिमांड करो है, लेकिन यहां पे इनकम है, डिमांड करो में यहां पे प्राइस होता है। आई होप कि जो हमने डिस्कशन किया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा रिलेटेड विद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं एक बार और ये याद दिला दूं आपको कि शॉर्टकट्स लेना जो है वो हमारे लिए डेंजरस बनता है, क्योंकि जब हमने कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा ही ना हो तो फिर उसके बारे में जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या एकेडमिक एग्जाम्स में, उनके साथ फिर हम अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। तो एक स्ट्रांग स्टूडेंट और एक स्ट्रांग एस्पिरेंट की क्वालिटी ये होती है कि उसकी कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन काफी स्ट्रांग होती है। कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अच्छे डिटेल के साथ हर कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एजाज। थैंक यू वेरी मच।